नमस्कार विद्यार्थियों। आज की हमारी चर्चा का विषय है गिरिजा कुमार माथुर, जिनकी 15 अगस्त नामक कविता आपके अनिवार्य हिंदी के पद्य भाग में संकलित है। गिरिजा कुमार माथुर पर यह हमारी दूसरी चर्चा है और इस दूसरी चर्चा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। अनिवार्य हिंदी के अंतर्गत यह चर्चा की जा रही है। पूर्व में हम गिरिजा कुमार माथुर पर चर्चा कर चुके हैं, जिनमें उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व, उनकी विचारधारा, साहित्यिक सम्मान, उनकी साहित्यिक यात्रा आदि बिंदुओं पर विचार कर चुके हैं और उनके रचना संसार पर थोड़ा बहुत प्रकाश हम पूर्व में भी डाल चुके हैं। लेकिन इस चर्चा के अंदर हम उनकी रचनाओं का थोड़ा परिचयात्मक अध्ययन करेंगे, जिससे कि रचनाओं पर बनने वाले प्रश्न, उनके प्रकाशन वर्ष, उस रचना की जो विशेषता है, उससे संबंधित प्रश्न अगर आपके परीक्षा में आते हैं तो उनको हल करने में आपको सुविधा रहेगी। इस चर्चा में जो मूल बिंदु है वो यही है कि उनके रचना संसार के कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण काव्य कृतियां हैं और अन्य रचनाएं हैं। तो चलिए हम उन पर विचार करते हैं। पहले उनकी जो निर्माण प्रविधि है या गिरिजा कुमार माथुर के जो साहित्यिक संस्कार है वो किस दिशा में आगे बढ़ते हैं। क्योंकि गिरिजा कुमार माथुर के बारे में हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं कि वो छायावाद की सीमांत के कवि हैं। जहाँ छायावाद लगभग समाप्त होता है 1938-40 के आसपास, जहाँ प्रगतिवादी काव्य प्रारंभ हो चुका होता है और 40 से 43 के आसपास प्रयोगवाद भी शुरू हो चुका होता है। फिर नई कविता आती है, तो उनका जो काव्य का जो फलक है वो छायावाद से लेकर नई कविता तक का है। तो इन्हीं से प्रभावित और इन्हीं से प्रेरित, परिवेश से प्रेरित, परिस्थितियों से प्रेरित गिरिजा कुमार माथुर अपनी काव्य रचनाओं को निर्मित करते हैं। देखिए, गिरिजा कुमार माथुर का आधुनिक हिंदी कवियों में महत्वपूर्ण स्थान है। माथुर की काव्य यात्रा उत्तर छायावाद के दौर से गुजरती हुई प्रयोगवाद तक आई थी और फिर नई कविता की ओर आगे बढ़ती है। इस समय तक छायावाद की वायवीय प्रवृत्ति का विरोध प्रारंभ हो चुका था। उनकी कल्पना और प्रकृति पर समर्पित कविताओं का विरोध हो चुका था, लेकिन छायावाद की रोमांटिक प्रवृत्ति को बिल्कुल नकारा भी नहीं गया था कवियों और साहित्यकारों के द्वारा। उसका प्रभाव साहित्यकारों पर था। माथुर जी ने भी छायावादी रोमांटिक प्रवृत्ति और व्यक्तिवादिता को अपनाया। छायावाद के विरुद्ध जो आंदोलन चला था, सूक्ष्म के विरुद्ध स्थूल की जो प्रतिक्रिया हुई थी, उसने प्रगतिवाद को जन्म दिया 1936 में। माथुर जी पर इन सभी परिस्थितियों का गहरा प्रभाव पड़ा था एवं उनके काव्य में ये प्रवृत्तियाँ स्पष्ट दिखलाई देती है। छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद, इन प्रवृत्तियों का प्रभाव उनके काव्य में पड़ता है। गिरिजा कुमार माथुर ने आरंभ में ब्रिज भाषा में कवित सवैयों की रचना की। गिरिजा कुमार माथुर की काव्य प्रतिभा में सृजन की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि वो किसी वाद विशेष से चिपके नहीं रहे, बल्कि परिवेश से प्रेरित होकर के काव्य रचनाएं करते रहे। निरंतर वो नए पड़ाव पार करते गए। वे कवि सम्मेलनों में भाग लेते थे। समस्या पूर्ति परक कविताओं की रचना भी वो किया करते थे और इसी से उनकी जो काव्य की ऊर्जा है, काव्य सृजन की जो ऊर्जा है, उसका पता चलता है। सन 1934 तक काव्य सम्मेलनों के माध्यम से काव्य रसिकों में उन्हें जाना जाने लगा था, पहचाना जाने लगा था। 1937 में उन्होंने काव्य सृजन प्रारंभ किया।
1938 में लिखे गए विदा गीत, दो क्षण ही तो मिल पाए हम और विदा की बेला आई, ने उन्हें श्रेष्ठ कवि के रूप में स्थापित कर दिया था। इस कविता के माध्यम से उन्हें खासी पहचान मिली थी। 1937 में उन्होंने बीरवरी स्मृतियाँ नामक लंबी कविता लिखी, जो कि पत्र पत्रिकाओं में भी प्रकाशित हुई। वीणा और कर्मभूमि में उनकी कई रचनाएं प्रकाशित हुई और सराही गई। कहने का तात्पर्य यह कि उनकी जो रचनाएं हैं, उनकी कविताएं हैं, वो पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती थी, काव्य सम्मेलनों में जाते थे और वहाँ पर काव्य पाठ करके प्रसिद्धि प्राप्त करते थे, चर्चा का विषय बनते थे। 1941 में उनका मंजीर काव्य संग्रह प्रकाशित हुआ। मंजीर उनका पहला काव्य संग्रह है, आप जरूर याद रखें। 1943 में अज्ञे के संपादकत्व में प्रकाशित तारसप्तक के कवियों में उन्हें स्थान मिला। यह एक प्रकार से गिरजा कुमार माथुर की प्रतिभा का ही फल है कि अज्ञे जैसे कवि ने उन्हें पहचाना और तारसप्तक में स्थान दिया। इसका कारण यह था कि उनके काव्य में नए कथ्य और नए शिल्प के कारण प्रयोगशीलता दिखाई देती है और इसीलिए तारसप्तक में उन्हें स्थान दिया गया। मंजीर के प्रकाशन के बाद उन्होंने कभी मुड़कर नहीं देखा। वो निरंतर काव्य पथ पर आगे बढ़ते रहे और अपनी रचना धर्मिता का एक लंबा सफ़र शुरू हो गया, जिसमें अपनी सृजन संवेदना ने कई मोड़ पार कर उच्च कोटि का साहित्य निर्मित किया और हिंदी साहित्य के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। अब हम उनके एक एक काव्य संग्रह और जितने भी रचनाएं हैं, जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उनको यहाँ पर विश्लेषित करेंगे। उनका नाम और उनका परिचय और उनका जो प्रकाशन वर्ष है, लगभग सभी रचनाओं का प्रकाशन वर्ष देने का प्रयास किया है, उनका हम थोड़ा थोड़ा करके परिचय प्राप्त करेंगे। तो पहला जो काव्य संग्रह है, जो कि 1941 में प्रकाशित हुआ था, उसका नाम है मंजीर। इस संग्रह में कुल 57 कविताओं को स्थान दिया गया है। इस संग्रह में प्रेम, सौंदर्य, रस, रंग और रोमान के प्रति कवि का विशेष आग्रह दिखाई पड़ता है। अर्थात इस संग्रह में प्रेम और सौंदर्य से संबंधित कविताएं अधिक है। श्री गिरजा कुमार माथुर निकलते ही हिंदी की निगाहें खींच लेने वाले तार हैं। मंजीर की भूमिका में निराला जी लिखते हैं कि काव्य के आकाश में उनका बहुत ही मधुर और रंगीन प्रकाश हिंदी के धरातल पर उतरा है। ये गिरजा कुमार माथुर के लिए उनकी प्रतिभा को पहचानते हुए महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने लिखा था मंजीर की भूमिका के रूप में। वो लिखते हैं, बोलने वाले तार की तरह मजबूत स्वर से मिले हुए अपने पहले ही झंकार से उन्होंने लोगों का दिल जीत लिया था, लोगों के दिल में स्थान बना लिया था। शिव कुमार मिश्र ने इस संग्रह की कविताओं के लिए लिखा है कि इन कविताओं में कवि के छायावादी और निराश, विषाद और असफलताओं की लौकिक व स्थूल अभिव्यक्ति करने वाले उत्तर छायावादी संस्कारों को देखा जा सकता है। यानी कि छायावाद का जो उत्तरार्ध है और उसकी जो विशेषताएं हैं, वो इनकी कविताओं में देखने को मिलती है। प्रेम और सौंदर्य इस संग्रह की कविताओं के प्रधान विषय रहे हैं। रुग्ण, रोमान और क्षण की छाप उन पर गहराई से अंकित है। कहने का तात्पर्य है कि मंजीर गिरजा कुमार माथुर का पहला काव्य संग्रह है और इस पहले काव्य संग्रह में प्रेम और सौंदर्य की अभिव्यक्ति हुई है। उनकी रोमानी अनुभूतियाँ इस संग्रह की कविताओं की महत्वपूर्ण विशेषता है। और दूसरा जो काव्य संग्रह है वह है नाश और निर्माण।
गिरजा कुमार माथुर का दूसरा काव्य संग्रह है यह, जिसका प्रकाशन 1946 ईस्वी में हुआ था। इस संग्रह में 1941 से 1945 तक की जो कविताएं थी, जो 1941 से 45 तक उन्होंने लिखी थी, उन कविताओं को स्थान दिया गया है। यह संकलन नहीं बल्कि वह स्रोत है, वह स्रोत ग्रंथ है जिसकी कविताओं में प्रयोगवाद और नई कविता की समर्थ पीठिका विद्यमान है। कहने का तात्पर्य यह कि इस संग्रह के अंदर जो कविताएं हैं वो प्रयोगवाद और नई कविता की आधारशिला के रूप में जानी और पहचानी जाती है। प्रयोगवाद और नई कविता की जो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं वो इस संग्रह की कविताओं में भूमिका के रूप में देखी जा सकती है। कवि इस संग्रह में नूतन प्रयोगों में दृढ़ता के साथ तल्लीन दिखाई पड़ता है। मुक्त छंद का प्रयोग इस संग्रह में अधिक सफलता के साथ हुआ है। नाश और निर्माण काव्य संकलन की अधिकांश रचनाएं वैसे तार सप्तक की ही है, जिनका वर्ण विषय सामाजिक चेतना है। मध्यम वर्ग की आशा आकांक्षाओं, विफलताओं, निराशाओं, असंतोष एवं स्वप्नों को चित्रित करते हुए कवि यथार्थ चित्रण का पक्षधर दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह कि मंजीर काव्य संग्रह वाला कवि अब यहाँ पर थोड़ा बदला हुआ दिखाई देता है। वह व्यष्टि से समष्टि की ओर प्रयाण करता है, वह व्यक्ति से समाज की ओर प्रयाण करता है और समाज को देखने और समझने का प्रयास करता है। समाज के साथ अपनी संवेदनाओं को मिलाने का प्रयास करता है और फिर उन संवेदनाओं से काव्य रचनाएं करता हुआ दिखाई देता है। इस संग्रह में कवि प्राचीनता के विनाश और नवीनता के निर्माण की आतुरता को काव्य का विषय बनाता है। आगे जो तीसरा काव्य संग्रह है वह है धूप की धान। यह भी गिरजा कुमार माथुर का एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। गिरजा कुमार माथुर का तृतीय काव्य संग्रह है धूप के धान नाम से प्रकाशित हुआ, जो कि 1955 ईस्वी में। इसमें 45 कविताओं को स्थान दिया गया है, जो 1946 से लेकर 1955 के मध्य लिखी गई थी। धूप के धान में कवि प्रेम, रंग, रस और सौंदर्य की ओर विशेष रूप से आकृष्ट रहा है। नाश और निर्माण में कवि का अलग स्वर था। अब इसमें पुनः वापस अपने पुराने स्वर की ओर वो लौटता हुआ दिखाई देता है। सावन के बादल, शाम की धूप, न्यूयॉर्क की एक शाम, न्यूयॉर्क के फॉल, सिंधु तट की रात, चांदनी गरबा, नए साल की सांझ आदि कविताओं में प्रेम, रंग, रस और सौंदर्य के दर्शन होते हैं। धूप के धान की अधिकांश कविताओं में प्रकृति एवं प्रेम का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। हेमंती पूनो, सावन की रात, चंद्रिमा, 3 ऋतु चित्र, सिंधु तट की रात, सावन के बादल आदि कविताओं में संयोग एवं वियोग की दशाओं में प्रकृति को सहचर के रूप में चित्रित किया गया है। कहने का तात्पर्य कि इस संग्रह के अंदर प्रेम और सौंदर्य की कविताएं तो है, साथ ही प्रकृति का भी विशद चित्रण हुआ है। प्रकृति का महत्वपूर्ण चित्रण इस संग्रह की कविताओं में देखा जा सकता है। इस संग्रह में यथार्थ एवं मानवतावाद जैसे विषयों पर भी काव्य रचनाएं लिखी है। केवल प्रेम, सौंदर्य और प्रकृति ही नहीं, बल्कि जो सामाजिक धरातल है उस पर भी कवि उतरता हुआ दिखाई देता है कि उन्होंने यथार्थ, सामाजिक यथार्थ और मानवतावाद से संबंधित काव्य रचनाएं भी की है, कविताएं भी लिखी है। एशिया का जागरण, पहिए, आग और फूल, धरा दीप, नींव रखने वालों का गीत आदि कविताएं मानवतावादी विचारधारा के स्पष्ट परिचायिका है। इन कविताओं में जीवन की प्रखरता और मानव भविष्य के प्रति अखंड आस्था महत्वपूर्ण रूप से दिखाई देती है।
गिरजा कुमार माथुर सामंतशाही, साम्राज्यवाद एवं शोषण का प्रतिकार स्पष्ट रूप से करते हुए इन कविताओं में देखा जा सकता है और ऐसी कविताओं से इस संग्रह का भार हिंदी साहित्य में अधिक बढ़ जाता है, महत्व बढ़ जाता है। अगला जो काव्य संग्रह है गिरजा कुमार माथुर का, उसका नाम है शिलापंख चमकीले। एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। यह चौथा काव्य संग्रह है जो कि 1961 में प्रकाशित हुआ था। शिलापंख चमकीले का अर्थ है चमकीले पंखों वाली शिलाएं। इस संग्रह में कवि की 34 कविताएं संकलित है। इसमें 1955 से लेकर 1960 तक की कविताओं को स्थान दिया गया है। कवि निजी जीवन एवं सामाजिक जीवन में व्याप्त घुटन, संत्रास एवं अकेलेपन को कविता के माध्यम से प्रकट करता है। मानवीय अस्तित्व के प्रति आस्था निष्ठा का स्वर इस संग्रह की प्रमुख विशेषता है, यह कि इस संग्रह की कविताओं में प्रमुखता के साथ मुखरित हुआ है। कवि इस संग्रह में सांस्कृतिक मूल्यों एवं आदर्शों के प्रति भी सचेष्ट दिखलाई पड़ता है। वह संघर्षरत, संकटग्रस्त, दुख दर्द से संत्रस्त व्यक्तियों का सम्मान करता है। अर्थात गिरजा कुमार माथुर का यह एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है जिसका नाम शिलापंख चमकीले है। 1961 में ये प्रकाशित हुआ था और कुल 34 कविताएं इसमें संकलित है। 1955 से लेकर 1960 तक जो कविताएं गिरजा कुमार माथुर ने लिखी उनको इसमें स्थान दिया गया है। आगे देखिए, उन्हें अन्याय के प्रतिकार के लिए हौसला देता है। इस संग्रह की कविताओं में व्यक्ति के जो दुख है, दर्द है, उनकी बात करता हुआ कवि प्रतीत होता है और जो अन्याय की का जो वातावरण बना हुआ है उसमें आम आदमी को, पीड़ित व्यक्ति को हौसला देता हुआ कवि प्रतीत होता है। संग्रह की महत्वपूर्ण विशेषता है कवि मशीनी सभ्यता एवं वैज्ञानिक आविष्कारों से आतंकित दिखाई देता है। इस संग्रह में कुछ कविताएं ऐसी है कि जिसमें वैज्ञानिक आविष्कार और मशीनी सभ्यता जो कि मानव सभ्यता का वास्तविक और कोमल स्वरूप है, उस पर यह वैज्ञानिक सभ्यता एक प्रकार से प्रहार कर रही है। व्यक्ति के कोमल मन को आतंकित कर रही है। वैज्ञानिक आविष्कारों में उसे मानव का विकास कम, विनाश ज़्यादा नज़र आता है। जैसा कि चूँकि कवि ने द्वितीय विश्व युद्ध में विज्ञान का गलत उपयोग अच्छी तरह से देखा था और वैश्विक धरातल को कवि ने अच्छी तरह विविध विदेश यात्राओं के माध्यम से भी देखा था। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर जो वातावरण मौजूद था राजनीति और साम्राज्यवाद का, उसका वास्तविक और सत्तालोलुप स्वरूप गिरजा कुमार माथुर ने अच्छी तरह से महसूस किया था और उसे समाज के स्वस्थ स्वरूप के लिए हानिकारक समझा था। सत्ता विज्ञान का गलत उपयोग कर रही है या गलत उपयोग कर सकती है, इसको गिरजा कुमार माथुर ने अपनी कविताओं में व्यक्त किया है और इसीलिए मशीनी सभ्यता और वैज्ञानिक आविष्कारों से वो आतंकित दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक आविष्कारों में उसे मानव का विकास कम बल्कि विनाश ज़्यादा नज़र आता है। संग्रह में खास बात यह है कि इसमें कवि अपनी पुरानी रंग रोमान वाली लीक से हटता हुआ दिखाई देता है, एक नए रूप में दिखाई देता है। वह मनुष्य सामाजिक एवं मानवीय सरोकारों के प्रति झुकता हुआ दिखाई देता है। कहने का तात्पर्य यह कि कवि की संवेदना का जो फलक है, कवि की काव्यगत जो सृष्टि है, कविता की जो अंतर वस्तु है, उसका विस्तार हो जाता है और एक प्रकार से कविता का जो विषय है वो समाज, व्यक्ति, देश और जो कि संपूर्ण विश्व उनकी कविता का विषय बन जाता है। अगला जो
काव्य संग्रह है वह है जो बंद नहीं सका। गिरिजा कुमार माथुर का यह एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है, 5वां काव्य संग्रह है जो कि 1968 में प्रकाशित हुआ था। इस संग्रह में 1961 से लेकर 1968 तक की रचित 63 कविताओं को स्थान दिया गया है। यह संकलन 3 भागों में विभाजित है, 3 खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड इतिहास की पीड़ा नाम से है, जिसके अंतर्गत 23 कविताएं हैं। इस खंड में आधुनिक विषमताओं से संत्रस्त जीवन का चित्रण किया गया है। जैसा कि शीर्षक के नाम से ही प्रतीत होता है कि इसमें समाज और व्यक्ति की पीड़ा का चित्रण किया गया है। दूसरा खंड काल दृष्टि, जिसके अंतर्गत 6 कविताएं संकलित है। इसमें देश की अपेक्षा काल का बोध अधिक होने से इतिहास पर दर्शन हावी प्रतीत हो गया है, या कि हावी हो गया है। तीसरा जो खंड है वह है प्रतिबिंबों की लय, जिसके अंतर्गत 34 कविताएं संकलित है। इस खंड में कवि एक बार फिर रोमानी स्वप्न की अनुभूतियों में लीन होकर सहज भावभूमि पर उतर आया है। नवीन भावभूमि, नूतन संवेदना, नवीन चिंतन मनन एवं नूतन अनुभूतियों के साथ साथ नवीन शिल्प के दर्शन भी इस खंड की रचनाओं में दिखाई देता है, यानी कि इस खंड की रचनाओं की विशेषता है। अगला जो संग्रह है, और संग्रह नहीं बल्कि वो रचनाएं हैं जो तार सप्तक में प्रकाशित हुई थी। 1943 में प्रकाशित तार सप्तक में गिरिजा कुमार माथुर की लगभग 21 कविताएं प्रकाशित हुई थी। यहाँ कुछ उदाहरण दिए जा सकते हैं, जैसे चूड़ी का टुकड़ा, रेडियम की छाया, कुतुब के खंडहर, पानी भरे हुए बादल, क्वार की दोपहर, भीगा दिन, विजयदशमी आदि कविताएं हैं। ये कविताएं अपनी वस्तु और शिल्प में अलग दिखाई देती है। इन कविताओं में अनुभूति की ईमानदारी स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है, शिल्प के नए प्रयोग देखे जा सकते हैं। भीतरी नदी की यात्रा, यह गिरिजा कुमार माथुर का एक महत्वपूर्ण काव्य संग्रह है। भीतरी नदी की यात्रा काव्य संग्रह का प्रकाशन 1975 में हुआ। इस संग्रह में कुल 41 कविताएं संकलित है। प्रकृति चित्रण एवं रोमान का गाढ़ा रंग अंतरंग अनुभूतियों के साथ दिखाई देता है, अर्थात कुछ इसमें स्वच्छंदता नहीं है, उच्छलन नहीं है, बल्कि आंतरिक और वास्तविक अनुभूतियों के साथ प्रकृति चित्रण दिखाई देता है। अगला संग्रह है छाया मत छूना मन। छाया मत छूना मन माथुर जी का एक गीत संग्रह है, क्योंकि गिरिजा कुमार माथुर है एक उच्च कोटि के गीतकार भी माने जाते हैं, बल्कि आलोचक और समीक्षक इन्हें हरिवंश राय बच्चन के समकक्ष उनकी पीढ़ी का एक उत्तराधिकारी गीतकार के रूप में इन्हें देखते हैं। तो यह उनका एक प्रतिनिधि गीत संग्रह है। इसमें 22 गीत संकलित है। इसका प्रकाशन 1978 में हुआ। इसके अधिकांश गीत धूप के धान और शिलापंख चमकीले संग्रह में पूर्व में छप चुके हैं। इस संग्रह के अधिकांश गीतों में प्रणय, प्रकृति, श्रृंगार, सौंदर्य, विरह एवं मानसिकता का चित्रण है। रोमानियत, मानसिकता एवं प्रकृति का अद्भुत समन्वय इन गीतों में देखा जा सकता है। प्रकृति एवं ऋतु चित्रण को आधार बनाकर माथुर जी ने कई गीतों की रचना की है। गीतकार के रूप में गिरिजा कुमार माथुर को समीक्षकों ने हरिवंश राय बच्चन के समीप ठहराया है। अगला जो काव्य संग्रह है वो साक्षी रहे वर्तमान नाम से है। इसका प्रकाशन 1979 ईस्वी में हुआ था। इस संग्रह में कुल 17 लघु और लंबी कविताएं हैं। इन कविताओं में समकालीन समाज की विकृतियों, विद्रूपताओं एवं यथार्थ की गहरी संवेदना की अभिव्यक्ति हुई है। कवि मानवीय मूल्यों के प्रति भी सदैव सचेत दिखाई देता है इस संग्रह की कविताओं
में को पढ़ने से ऐसा प्रतीत होता है। मूल्यों के विघटन से उसे आत्मग्लानि होती है। ऐसी स्थिति में व्यष्टि एवं समष्टि का भेद मिट जाता है। इस संग्रह की कविताओं को देखकर ऐसा लगता है। इस संग्रह की कविताओं के माध्यम से माथुर जी इतिहास द्राष्टा के रूप में भी सामने आते हैं। कविताओं में गहरे और उच्च स्तर के विचार और दर्शन स्वतः ही आ जाता है। अनुभव के साथ व्यक्ति के विचार भी गंभीर होते हैं। इस संग्रह की कविताएं तानाशाही, शोषण, दमन, दलन, अत्याचार, राजनीतिक पैंतराबाजी, उठापटक, महंगाई, आंदोलन और जनाक्रोश आदि भावों को लेकर कविताएं लिखी गई है। साक्षी रहे वर्तमान, वास्तव में साक्षी रहे वर्तमान की कविताएं कवि के समकालीन यथार्थ की परत दर परत खोलती हुई मानवीय संवेदनाओं की सनातन भूमि पर अवस्थित है। इन कविताओं में दोहरे तिहरे स्तर पर गतिशील जीवन की आंतरिक तथा बाह्य विसंगतियों का गहरा स्पंदन देखा जा सकता है। कहने का तात्पर्य कि यह संग्रह एक ऐसा संग्रह है जिसमें कवि ने अपने समकालीन सामाजिक और राजनीतिक यथार्थ का, व्यक्ति की घुटन का, दुख का और दर्द का बेबाक चित्रण किया है, वास्तविक चित्रण किया है, यथार्थ चित्रण किया है। अगला जो काव्य संग्रह है उसका नाम है कल्पांतर। यह संग्रह नहीं है बल्कि एक पूरा का पूरा काव्य है। कल्पांतर को विज्ञान काव्य भी कहा जाता है क्योंकि इसमें विज्ञान से संबंधित चिंतन किया गया है। कल्पांतर सन 1983 में प्रकाशित विज्ञान काव्य है। आज का वैश्विक समाज युद्ध की आशंका, आणविक संहार एवं मनुष्य के अस्तित्व के संकट से चिंतित है। कवि ने वैज्ञानिक प्रगति में संहार के बीजों का अंकुरण महसूस किया है। कवि ने महसूस किया है कि आज की वैज्ञानिक प्रगति मानव विकास में के लिए कम प्रयोग में ली जा रही है, बल्कि ऐसी योजनाएं बनाई जा रही है जो कि समूची मानव सभ्यता के लिए प्रश्न चिन्ह बन गई है या कि उसके विनाश की योजना बना रही है। युद्ध और शांति की विश्व समस्या को इस काव्य में मानवीय संदर्भ में प्रस्तुत करने का सुंदर और सार्थक प्रयास कवि गिरजा कुमार माथुर ने किया है। कल्पांतर में विश्व समाज की वर्तमान स्थिति और पृथ्वी के अस्तित्व को केंद्र बिंदु बनाकर समाज में व्याप्त आतंक, अत्याचार, हिंसा, अन्याय, शोषण, पाशविक वृत्ति, हत्या, दहशत, बर्बरता, युद्धोन्माद और पूंजीवादी देशों की कूटनीतिक चालों का विस्तार से वर्णन किया है। इस दृष्टि से यह काव्य विश्व में व्याप्त युद्ध के भय के बीच शांति की आवाज़ प्रतीत होता है, चिंतन प्रतीत होता है। अगला काव्य है पृथ्वीकल्प। पृथ्वीकल्प भी गिरजा कुमार माथुर का एक महत्वपूर्ण रचना है। पृथ्वीकल्प गिरजा कुमार माथुर का वैज्ञानिक एवं दार्शनिक पृष्ठभूमि पर आधारित विज्ञान काव्य है। इन दोनों के बारे में ये जरूर आप ध्यान रखें कि विज्ञान काव्य है। डॉक्टर कैलाश वाजपेयी इसे हिंदी का प्रथम विज्ञान काव्य मानते हैं। अगला संग्रह है मैं वक्त के हूँ सामने। 1990 में प्रकाशित संग्रह में उनकी नई पुरानी कविताओं को स्थान दिया गया है। मैं वक्त के हूँ सामने कविता संग्रह में कवि पूरी तरह से सामाजिक मुद्दों के प्रति समर्पित है। कवि की मूलभूत अनुभूति, रोमानियत, रंगीन प्रेम, प्रकृति, सौंदर्य, मांसलता एवं कल्पना की वायवीय उड़ान इस संग्रह में कहीं भी देखने को नहीं मिलती है, बल्कि समाज और समस्याओं के प्रति कवि समर्पित दिखाई देता है। वर्तमान परिवेश की क्रूरता, नृशंसता एवं हिंसा में ही कवि कुछ इस तरह खोया है कि उसे सदी का अंत दिखाई देता है, चिंतित कवि दिखाई देता है। कवि अपनी भावनाओं को प्रकट करने के लिए शब्दों को अपना साझीदार और अस्त्र मानता है। वो लिखता है कि मेरे पास सिर्फ शब्द हैं जो समय के अस्त्र हैं। इन अस्त्रों को की धार बचा चमकदार रखना है, क्योंकि चारों तरफ आज बड़े चालाक शब्द हैं और कविता उन चालाक शब्दों से
आम आदमी का, सामान्य आदमी का सामना करती है। अगली जो रचना है वह है मुझे और अभी कहना है। गिरजा कुमार माथुर की समग्र काव्य यात्रा से परिचित होने के लिए उनकी यह पुस्तक अत्यंत महत्वपूर्ण है। गिरजा कुमार माथुर ने नाटक भी लिखे हैं जिसका नाम है जन्म कैद, आलोचना भी लिखी है और उस आलोचना का नाम है नई कविता, सीमाएं और संभावनाएं। नई कविता पर आलोचनात्मक दृष्टि से विचार करने वाली गिरजा कुमार माथुर की ये बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। गिरजा कुमार माथुर ने एकांकी भी लिखे हैं और उन एकांकियों के नाम भी आप याद रखें। कुमार संभव, मेघ की छाया, पिकनिक, लाउड स्पीकर, मध्यस्थ, विक्रमादित्य, विश्वान, वासवदत्ता, रस की जीत, शांति, विश्व देवता, ये इनकी एकांकियां हैं। कुल मिलाकर आप गिरजा कुमार माथुर के काव्य संग्रहों का, उनकी आलोचना का नाम जरूर याद रखें और जो उनके विज्ञान काव्य हैं कल्पांतर और पृथ्वी कल्प जरूर आप याद रखें, इनसे संबंधित प्रश्न आते हैं। इस प्रकार से ये चर्चा यहीं पर खत्म होती है। अगली चर्चा हमारी होगी हिंदी के पद्य भाग के पाठ गिरजा कुमार माथुर की रचनाओं और 15 अगस्त के मूल प्रतिपाद्य। चूँकि रचना पर हम बात कर चुके हैं, अब केवल 15 अगस्त कविता जो कि आपके पाठ्यक्रम में संकलित है उसके मूल प्रतिपाद्य, शब्दार्थ और उसकी व्याख्या से संबंधित चर्चा करेंगे। धन्यवाद।